सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। अरे बाहर निकलो, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चौकीदार की आवाज़ पर मेहरुन्निसा ने पलटकर मेन गेट पर देखा। चौकीदार जमीन पर घिसट कर आगे आने वाले फकीर का रास्ता रोककर उसे वापस बाहर निकलने का कह रहा था। मैली कुचैली बनियान और फटा पुराना पजामा पहने वो मफलूकुल हाल फकीर हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। उसकी दोनों टांगें गालबन माजूर थीं क्योंकि वो दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर घिसट रहा था। मेहरुन्निसा ने पाइप नीचे डाल दिया। बाबा पानी बंद कर दें, ये कहती हुई वो गेट की तरफ चल दी। क्या बात है, कौन है ये? उसने फकीर पर नजर डालते हुए पूछा। बाजी जी साहब की गाड़ी बाहर निकली तो न जाने कैसे ये अंदर आ धमका। अब कहता है धूप बहुत है, इससे आगे नहीं जाया जा रहा। धूप ढलने तक यहाँ पड़ा रहने दो। फकीर ने नजर उठाकर पास खड़ी दराज कामत खूबसूरत सी लड़की को देखा जिसके बाल कमर से नीचे लहरा रहे थे। हवा जब उसको छूती उसके पास आती तो बहुत खूबसूरत खुशबू आती। खड़ा नाक नक्शा और बेहद रंग गोरा, आंखों से नरमी और मुलायमत झलक रही थी। भूखा प्यासा हूँ, बाहर धूप है, हाथ जल रहे हैं, देखो। उसने अपनी झुलसी हुई काली हथेली मेहरुन्निसा के सामने फैला दी जो सुर्ख हो रही थी और कहीं कहीं जलने का पीलापन भी मौजूद था। मेहरुन्निसा ने तरस खाती नजरों से उसे देखा। इतनी तकलीफ उठाकर बाहर क्यों निकले थे? फिर क्या करता, भूखा मर जाता? ये पेट खाना मांगता है बीबी। फकीर की आवाज और अंदाज उसके हुलिये से बिल्कुल बरक्स था। गूंजदार आवाज और साफ सुथरा लहजा। मेहरुन्निसा ने हैरानी से उसकी शख्सियत का इम्तिजाज देखा। चौकीदार, इसे कुछ खाने को दो और धूप हल्की हो जाने पर चाय दे देना। ये कहकर वो मुड़ी ही थी कि फकीर की आवाज़ कानों से टकराई। शुक्रिया मेहरबान खातून। उसके बोलने का क्या शाहाना अंदाज था। मेहरुन्निसा ने ज़रा की ज़रा गर्दन घुमाकर देखा। काले चेहरे पर गहरी नीली आंखें बेहद नुमायां और चमकीली थीं। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। बेटी, ये फकीर कौन है? अम्मा ने खिड़की की ग्रिल से झांकते हुए लान से कुछ दूर जामन के दरख्त के तने से टेक लगाए फकीर को देखा। मेहरुन्निसा टीवी की तरफ मुतवज्जो थी। कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे जो कुछ दिनों से यहाँ बैठा है और शाम ढले निकल जाता है। अरे अम्मा, बेचारा गली गली मांगता फिरता है, हाथ जल गए। बेचारे के तो बड़े मिन्नतें कर रहा था कि धूप का वक्त गुजारने दिया करें। मैंने तरस खाकर कह दिया कि ठीक है। वो लापरवाही से बता रही थी, बेटी ये ठीक नहीं, न जाने कौन है। ओफो अम्मा, वो दुलार से उनके कंधे पर झूल गई। गरीब आदमी है बेचारा, बेज़रर है, क्या कर सकता है? ना बेटी, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ अम्मा, यही बात उज़्मा ने भी उसे समझाई है। मंसूर मेहरुन्निसा का भाई था और उसकी बीवी उसकी भाभी। मंसूर की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम ईशा था। मेहरुन्निसा अपनी भतीजी से बहुत मोहब्बत करती थी। उस दिन उसका भाई मंसूर अपने ऑफिस जाने के लिए निकला तो ईशा जिद करने लगी कि उसने आइसक्रीम खाने जाना है। मेहरुन्निसा ने भाई से कहा, आप ऑफिस जाएं, मैं इसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती हूँ। उसने ईशा की कमर पर हाथ रखा और मंसूर को जाने का इशारा किया। मंसूर गाड़ी ड्राइव करके निकालने लगा तो उसने बाहर मैले कुचैले फकीर को एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ खाते हुए देखा। शीशा नीचे उतार कर उसने चौकीदार को बुलाया और पूछा, ये कौन है? वो साहब जी एक फकीर है, काफी दिन से इधर ही आता है, शाम तक यहाँ बैठा रहता है। क्या मतलब? मंसूर ने कदरे नागवारी और गुस्से के आलम में चौकीदार को देखा। तुमने यहाँ क्या ट्रस्ट बना लिया है जो यहाँ पर फकीरों को बिठा दिया? चौकीदार बौखला गया। साहब जी, मेहरुन्निसा बीबी ने इसे इजाजत दी है कि ये यहाँ शाम तक बैठ सकता है। इसी असना में मंसूर का मोबाइल बज उठा। ऑफिस से कॉल थी और वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। मेहरुन्निसा, मेरा ख्याल है कि तुम अब इस फकीर को यहाँ से चलता करो। रात वो सब खाना खा रहे थे जब मंसूर ने कहा, भाई वो किसी का क्या लेता है गरीब। आप उसकी उस दिन पहले वाली हालत देखते, हथेलियां और घुटने ना सिर्फ छिले हुए थे बल्कि जल गए थे। मेहरुन्निसा जब बोलने पर आती तो नॉन स्टॉप बोलती चली जाती। माँ ने उसे खफकी से देखा। बड़ा भाई है तुम्हारा, कुछ सोच कर बोला करो। वो फकीर एक गरीब आदमी है और जख्मी भी था बेचारा। क्या हुआ जो मैंने उसे तरस खाकर वहां बैठने का कह दिया? वो कौन सा यहाँ से कुछ उठा कर ले जा रहा है? भाई कुछ मौसम ठीक हो जाए तो मैं उसे यहाँ से चलता करूंगी, बस गर्मियां गुजरने दें। उसने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा। मंसूर को अपनी ये बहन बहुत अजीज थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था।
उस रोज मेहरुन्निसा लान में बैठी कुछ नोट्स मुकम्मल कर रही थी कि वही फकीर घसीटता हुआ उसके करीब आ धमका। उसने चौंक कर उसे देखा। गहरी नीली आंखें उसी पर टिकी थी। कितनी सपाट और संजीदा नजरें हैं इसकी। वो बेचैन हो गई। क्या बात है, कुछ चाहिए तुम्हें? मेहरुन्निसा की आवाज का तरन्नुम उसके कानों में उतरा। जवाबन उसने गर्दन हिला दी। क्या चाहिए, चौकीदार को बता दो। नहीं, उसके बस में नहीं था जब भी यहाँ आपके पास आया हूँ, फकीर ने कहा तो मेहरुन्निसा उसकी आवाज में उलझ गई। क्या चाहिए, वो लापरवाही से बोली। आप। इतना कहकर वो खामोश हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेहरुन्निसा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। फकीर ने उसकी बदलती हुई कैफियत को बगौर देखा। आप मुझे अपने भाई की कमीज दे सकती हैं? उसने अपनी फटी हुई कमीज की तरफ इशारा किया। ये बहुत फट गई है। मेहरुन्निसा ने सुकून का सांस लिया। अहमक आदमी, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। क्या आप मुझे कुछ कह रही थी? फकीर बहुत इत्मीनान से बोला। नहीं तो। वो गड़बड़ा गई। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ गर्मियाँ ख़त्म होने तक बैठने की इजाज़त दी। भला कौन शरीफ आदमी अपने घर के सामने किसी फकीर को बैठने देता है? वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी आवाज़ सुनने लगी। किस कदर खूबसूरत आवाज़ है इस फकीर की। बोलता है तो दिल चाहता है कि सुनते रहो। वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। क्या आपने कुछ कहा? नहीं। मेहरुन्निसा ने हैरानी से आंखें फैलाई। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें कपड़े भिजवा देती हूँ मासी के हाथ। वो किताबें उठाए बगैर तेज तेज कदमों से अंदर जा रही थी। फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब घर वाले काफी मुतमईन थे। महीना होने को आया था, मगर उस फकीर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे उस पर वो तवज्जो रखते। वो फकीर जब तक बैठा रहता, खलाओं में नजरें टिकाए रखता या आंखें बंद करके कुछ पढ़ता रहता। एक हैरानकुन बात यह हुई कि मंसूर का बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा। अब वो एक मशहूर सनतकार की हैसियत से पहचाना जाने लगा। मेहरुन्निसा की बहन उज़्मा के लिए भी एक बेहद अमीर कबीर घराने का रिश्ता आया। उनके घरेलू हालात तेजी से बेहतर होने लगे। अम्मा भी उस फकीर का ज्यादा ख्याल रखने लगी। मगर एक रात मेहरुन्निसा निहायत घबराई हुई माँ के कमरे में आई। अम्मा जान, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? वो बहुत हरासा थी। हाँ बेटा, आ जाओ। वो पीछे को हट गई और मेहरुन्निसा उनके साथ दुबक कर सो गई। रात को क्या हुआ था मेहरुन्निसा तुम्हें? सुबह नाश्ता करते हुए माँ को बात याद आई। मेहरू नाश्ता करते करते रुक गई। पता नहीं अम्मा, कुछ रातों से मुझे अजीब से ख्वाब आने लगे हैं, और कल रात तो बहुत ही अजीब सा। इतना कहकर वो रुक गई। क्या हुआ बेटा? अम्मा फिक्रमंद सी हो गई। कुछ नहीं अम्मा जान, बस बहुत डरावना ख्वाब था, इसीलिए मैं घबरा कर आपके कमरे में आ गई। वो मुस्कुरा उठी। अच्छा अम्मा जानी, बस मैं चलती हूँ, आज असाइनमेंट जमा करवानी है। वो उनका माथा चूमकर बाहर निकल गई। मेहरुन्निसा मुतवातर उस काली बिल्ली के बारे में सोच रही थी जो मुतवातर उसके ख्वाबों में दिखाई दे रही थी। उस ख्वाब ने उसे कोफत में मुब्तला कर रखा था। ये बिल्ली कभी उसके पैरों में लौटा करती तो कभी उसकी हथेलियां चाटने लगती। ख्वाब की हद तक तो दुरुस्त था, मगर कल रात ये कैफियत इतनी ओरिजिनल थी कि आंखें खुलने के बाद भी उस बिल्ली का मुलायम वजूद उसे खुद से करीब महसूस हुआ, और कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास इतना मजबूत था कि वो खौफजदा होकर माँ के कमरे की तरफ दौड़ी थी। रात के 2:30 बज रहे थे। मेहरुन्निसा ने नजरें उठाकर वॉल क्लॉक को देखा और किताब बंद करके एक तरफ रख दी। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। उसने लंबी जमाई लेते हुए लैंप बुझा दिया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो चुकी थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी। कमरे में नीली रोशनी आने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता मेहरुन्निसा के चेहरे पर छा रही थी। मेहरुन्निसा के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। मेहरुन्निसा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आवाज मानूस सी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी होना चाहोगी? आवाज में अजीब सा सहर था। हर तरफ आवाज गूंज रही थी। मगर मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। बिल्ली उसके पैरों में बैठी उसे देख रही थी। क्या तुम्हारे लिए मेहरुन्निसा ये काफी नहीं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ? आवाज का तिलिस्म बढ़ रहा था। मेहरुन्निसा को ये सब कुछ बहुत गैर फितरी और मानूस मगर बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो कोई भी था उसे बहुत चाहता था। ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े नगीनों से जगमगाती हुई अंगूठी उसके पास पड़ी थी। इसे पहन लो मेहरुन्निसा। ये मेरी मोहब्बत का हिसार है जो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द कायम रहेगा। आवाज में खुशी थी। तुम ये खुद पहनाओ मुझे। मेहरुन्निसा ने धीरे से हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ क्यों नहीं। लम्हों में अंगूठी मेहरुन्निसा के हाथ में जगमगा रही थी। मेहरुन्निसा ने धीरे से करवट ली
कमरे में हद से ज्यादा ठंडक का एहसास था, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटे का राज था, मगर सिरहाने चंबेली की कलियां मुस्कुरा रही थीं। वो हैरान हैरान सी बैठी थी कि ये सब क्या था। बेसाख्ता उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ी। सफ़ेद उंगलियों में एक बहुत कीमती अंगूठी जगमगा रही थी। मेहरुन्निसा ने हैरानी से उसे छुआ और उसे चूम कर मुस्कुरा दी। आंखें फिर बोझल होने लगीं। सुबह के वक्त उज़्मा ने मेहरुन्निसा की उंगली में वो जगमगाती हुई अंगूठी देखी तो हैरत से बोली, ये किसने दी है तुम्हें महरो? मेहरुन्निसा, जो कि अपने गीले बालों को उंगलियों से सुलझा रही थी, मुस्कुरा कर बोली, ये बहुत ख़ास इंसान ने दी है। क्या मतलब? उज़्मा ने उसे हैरत से देखा। परेशान मत हो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। उज़्मा को उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब सी लगी। मेहरुन्निसा का चेहरा चमक रहा था। आंखें तो खैर हमेशा से उसकी खूबसूरत थीं, मगर अब बहुत रोशन भी थीं। देखो मेहरुन्निसा, तुम किसी गलत आदमी का इंतखाब मत कर लेना। भैया और माँ का मान मत तोड़ना। उज़्मा ने उसके हाथ को थाम कर कहा। ऐसा कुछ नहीं है उज़्मा, तुम परेशान मत हो। मेहरुन्निसा ने मोहब्बत से उसके हाथ की पुश्त थपथपाई। वो गलत इंसान नहीं है, मगर कुछ अजीब ज़रूर है। रोज़ाना ख्वाबों में चला आता है और जब जाता है तो हर शय को अपने हिसार में कैद कर जाता है। मुझे देखो। वो उज़्मा के ऐन सामने आ गई। चेहरा तप रहा था। मैं भी उसके हिसार में हूँ। वो जैसे सरगोशियों में बोल रही थी। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। उज़्मा, मुझे उसकी आदत सी हो गई है। रोज़ाना रात तक मैं जब तक उससे बात ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आता। जानती हो, मेरे सोने का इंतज़ार करता है और जब मैं सो जाती हूँ तो चुपके से मेरे पास आ जाता है। वो जैसे नींद में बोल रही थी। महरो, क्या हो गया है तुम्हें? उज़्मा ने उसे बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ा। क्या तुम ओल फोल बके जा रही हो? ये किसने दी है तुम्हें अंगूठी? पता नहीं कि कहाँ से पहन कर आ गई हो। उसने तेजी से मेहरुन्निसा की उंगली से वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। लम्हों के लम्हों में सब कुछ तब्दील हो गया। मेहरुन्निसा ने गुर्रा कर उज़्मा को घूरा और उसे थप्पड़ खींच मारा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। तेरी हिम्मत किस तरह हुई जो तुमने ये अंगूठी मेरी उंगली से खींची? उज़्मा सकते की हालत में उसे देखे जा रही थी। हम एक हो चुके हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने उज़्मा को जोर से धक्का दिया और वो सीधी ड्रेसिंग टेबल से जा टकराई। उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी माँ और भाभी पर पड़ी, जो हैरत से ये मंजर देख रही थी। निकल जाओ यहाँ से। नाजुक सी मेहरुन्निसा में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो उज़्मा को बाजू से खींचती हुई बाहर ले आई। आइंदा मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगी। उसने अंदर घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अम्मा और भाभी थर थर कांपती उज़्मा से लिपट गईं। अम्मा, कुछ गलत हो रहा है। उज़्मा रो रो कर भाभी और माँ को बता रही थी। सारी बात मंसूर को बताई गई। मंसूर काफ़ी फिक्रमंदी से सब कुछ सुन रहा था। चेहरे पर तनाव की कैफियत उभर आई। बेटा, मुझे ये सब कुछ किसी और मखलूक की कारस्तानी लगती है। माँ ने मंसूर को देखकर कहा, यह किसी आम इंसान का काम नहीं। हाँ माँ, मैं भी जानता हूँ, ये ज़रूर कुछ और ही चक्कर है। उसी लम्हे मेहरुन्निसा कमरे में दाखिल हुई और उन्हें देखा वो बातें कर रहे थे। मेहरुन्निसा आम दिनों से ज्यादा निखरी और खूबसूरत लग रही थी। हेलो, क्या हो रहा है? वो मुस्कुराती हुई मंसूर के बाजू से चिपक गई। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ चंदा, बोलो। वो जबरन मुस्कुराकर कहने लगा, मैं आप सबके सामने एक बात करना चाहती हूँ। वो निहायत ही पुरएतमाद अंदाज में मंसूर से बात कर रही थी। सब उसे हैरत से देख रहे थे। भाई, मैं किसी को पसंद करती हूँ। पसंद नहीं, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। वो जैसे कि खलाओं में घूर कर बोल रही थी। मुझे उसको आप सबसे मिलवाना है और मिलवाने का मतलब आप बखूबी समझते हैं। मुझे उससे शादी करनी है। मेहरुन्निसा की इतनी डिठाई और उसका इरादा देखकर सब हैरत से चौंक पड़े। ये क्या तुम बकवास कर रही हो मेहरुन्निसा? अम्मा ने उसे घूर कर कहा। ये कैसी बात है कि जिस इंसान का अता न पता हम तुम्हें कैसे उसको सौंप सकते हैं? क्यों नहीं सौंप सकते? वो उठ खड़ी हुई। सौंपना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे अपने आप से जुदा नहीं कर सकती और मैं खुद अपना आप उसे सौंप चुकी हूँ। सब पत्थर का बुत बने उसे देख रहे थे। मेहरुन्निसा, तमीज से बात करो। मंसूर सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बाप के बराबर है। माँ गुस्से से बोली। जवाबन वो सर्द नजरों से उन्हें घूरती रही। मंसूर ने अम्मा का हाथ दबाया। ठीक है मेहरुन्निसा, मुझे उससे मिलवाओ। मंसूर ने कहा तो वो मंसूर की तरफ मुड़कर कहने लगी, कल सुबह इस पते पर आप उससे मिलने चले जाइए। क्या मतलब? वो हमें मिलने यहाँ नहीं आएगा? नहीं, वो यहाँ हरगिज़ नहीं आएगा। आप जाएंगे और ज़रूर जाएंगे।
वो इतना कहकर बाहर निकल गई। अम्मा गुस्से और अफसोस की कैफियत में घिरी हुई उठ खड़ी हुई, जबकि बाकी लोग हैरान नज़रों से सब माजरा देख रहे थे। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। हंसता भसता घराना बेबसी की तस्वीर बन गया था। मेहरुन्निसा ने चाय का कप उठाते हुए मंसूर को मुखातिब किया। भाई, उसने 11 बजे आपको बुलाया है और आप अकेले जाएंगे, किसी और को साथ लेकर नहीं जाएंगे। अम्मा हैरत से अपनी इस खूबसूरत बेटी को देख रही थी, जिसके तेवर कई दिनों से बिगड़े हुए थे। ठीक है मेहरुन्निसा, मैं चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे लिए अच्छा बुरा सोचना हमारा काम है, हम तुम्हारे बड़े हैं। जवाबन मेहरुन्निसा ने आंसुओं से भरी नज़रों से उसे देखा। भाई, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मगर एक लम्हा बुलाने की कोशिश करूं तो जैसे मेरी रग रग में सुइयां चुभने लगती हैं। मैं मजबूर हूं भाई। वो यकदम चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। मंसूर ने उठकर उसका सर सहलाया और कुछ कहे बिना कमरे से निकल गया। बरामदे से निकलकर वो पोर्च में आ रुका। उसने ड्राइवर को आवाज़ दी, फैज़, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें काम से जाना है। बेहतर साहब। फैज़ बरसों से उनके घर का नमकख्वार और ड्राइवर था और अपनी बीवी की ज़बानी उसे उनके घर के हालात पता चल चुके थे। बिला इरादा मंसूर की नज़र कोने पर लगे दरख्त पर पड़ी। ये फ़कीर कहाँ चला गया? साहब जी, वो तो काफ़ी अरसा हुआ यहाँ से चला गया। फैज़ गाड़ी पर कपड़ा फेरते हुए बोला। तुम गाड़ी चेक करो, मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आता हूँ। मंसूर वापस मुड़ गया। फैज़ ने पुरसोच नज़रों से उसे जाते हुए देखा। दोस्तों, कहानी के दरमियान में हमारी आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए। यहाँ किससे मिलना है आपको साहब जी? ड्राइवर फैज़ ने हैरानी से उस वीरान इलाके को देखा। सुनसान सा गैर आबाद सा इलाका था। मंसूर खुद हैरानी में मुब्तला था। पर्चे पर पता इसी मकान का लिखा था। बगैर पलस्तर की दीवारें, कच्चा पक्का मकान और लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा मकीनों की ज़बू हाली की दास्तान सुना रहा था। मंसूर कुछ बोले बिना उस दरवाजे से अंदर जा घुसा। फैज़ कुछ सोचता हुआ उसके पीछे अंदर आ गया। बड़ा सा सहन था जिसमें नीम का दरख्त था। सामने एक कमरा था जिस पर मैला सा पर्दा लटका हुआ था। अंदर आ जाएं। अंदर से एक मर्दाना आवाज़ पुकारी जो काफ़ी मुहज़्ज़ब थी। मंसूर ने हैरानी से फैज़ को देखा। फैज़ को ये आवाज़ काफ़ी मानूस सी लगी। दोनों अंधेरे कमरे में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही हैरत का पहाड़ था जो उन दोनों पर टूट पड़ा। सामने वही माजूर फ़कीर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और सफ़ेद दांत नुमायां थे। मंसूर ने नहायत गुस्से से उसे घूरा और बोला, ये तुम हो? हाँ मंसूर साहब, ये मैं हूँ, जिससे आपकी बहन मेहरुन्निसा मोहब्बत करती है। वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया। तेरी ये जुर्रत? मारे गुस्से के मंसूर का बुरा हाल था। अपनी हालत और औकात भूल गया तू? 2 टके का माजूर फ़कीर। मंसूर से कुछ बोला नहीं जा रहा था। मंसूर साहब, औकात मैं नहीं भूला, बल्कि आपकी बहन मेहरुन्निसा भूल गई है। वो मेरे साथ रहना चाहती है। वो बदतरीज पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। और मेरी औकात बदल जाएगी जब मैं करोड़पति मंसूर का बहनोई बनूंगा। ड्राइवर फैज़ से अब सब्र नहीं हुआ। वो उस पर बुरी तरह पल पड़ा। दोनों टांगों से माजूर इंसान किस तरह उसका मुकाबला करता? इस अचानक हमले ने उसे कुछ करने का मौका नहीं दिया। फैज़ उसे बुरी तरह मार रहा था। फैज़ ने तैश में आकर पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर उस फकीर को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इधर मेहरुन्निसा के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। अंदर से यूं लग रहा था जैसे मेहरुन्निसा को कोई बुरी तरह पीट रहा हो। अम्मा भी होलती भागती चली आईं। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला। मेहरुन्निसा बेड पर लहूलुहान पड़ी थी। उज़्मा ने भागकर उसको सहारा देकर उठाया। वो नीम बेहोश थी। हाथों पर जा बजा बाजुओं पर जख्मों के निशान थे। आंखों के नीचे नील पड़ गया, जबकि माथे से खून रिस रहा था, जैसे किसी ने नोकीली चीज से उसे खूब मारा हो। मेरे अल्लाह रहम फरमा, कमज़ोर सी अम्मा ने उसकी हालत देखकर रोते हुए कहा। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। गाड़ी निकाल ली है छोटी साहिबा, चौकीदार ने हाल से आवाज़ लगाई। गाड़ी में उज़्मा बैठी हुई थी। उनकी दूसरी गाड़ी थी जिसमें उसे लेकर अस्पताल जाना था। मंसूर और फैज़ जब वापस आए तो उन्होंने बड़ी हैरत और परेशानी से मेहरुन्निसा को देखा जो बेहोश पड़ी थी। उसे ठीक उसी जगह चोटें लगी थी जहां पर फैज़ ने फ़कीर को मारा था। फैज़ भी कुछ देर सकते की हालत में देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। अस्पताल के लान में वो परेशानी से टहल रहा था। वो अपने मालिकान से बहुत मोहब्बत करता था और वो आज सब परेशान थे तो फैज़ भी उनका दर्द महसूस कर रहा था। काश मैं अपने प्यारे मालिकों के लिए कुछ कर सकता। तभी हॉस्पिटल में बने मस्जिद के अहाते में लोग नमाज के लिए जमा हो रहे थे।
तो वो भी उसी तरफ चल पड़ा। नमाज ख़त्म होने के बाद वो आंखें बंद किए मुस्तकिल उनके लिए दुआ कर रहा था। उसकी नज़र में वही माजूर फ़कीर घूम रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्या चाहता है। ये सवाल उसके जहन को कचौके लगा रहा था। महरों के ज़ख्मी वजूद ने उसको शर्मिंदगी में डाल रखा था। काश वो उस फ़कीर को ना मारता तो नाजुक सी महरों उस तकलीफ़ में ना पड़ती। ड्राइवर फैज़ की आंखों से आंसू जारी हो गए। इतने में उसे एक काफ़ी बारोब किस्म की आवाज़ आई, ये तकलीफ़ तो महरुन्निसा ने खुद अपने गले में डाली है, तू क्यों रोता है। उसने बेसाख्ता आंखें खोल कर देखा तो एक आदमी को अपने पास देखा। वो बारेश सा आदमी 50-55 साल का था। वो कुछ बोल नहीं पाया। उस बारेश आदमी ने अपने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। किधर है वो पागल जिसने इस हैवान को खुद पर मुसल्लत किया है, मुझे ले चल उसके पास। फैज़ उस बारेश आदमी को चुपचाप अस्पताल के प्राइवेट कमरे में ले आया। मंसूर ने अंदर आते हुए फैज़ और उसके साथ एक अजनबी बारेश इंसान को देखा जिसके चेहरे पर बेपनाह नूर और संजीदगी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने बावज़े बुलंद कहा। वालेकुम अस्सलाम, मंसूर ने जवाब देते हुए हाथ आगे बढ़ाया। कितनी मुलायमत थी उन हाथों में, ऐसे लगता था जैसे कोई रुई हो। सब ने चौंक कर उन्हें देखा। बेटा आप कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं। वो बुजुर्ग किसी से भी निगाहें मिलाए बगैर मुखातिब हुए। उनके इशारे पर उज़्मा और उसकी बीवी बाहर चली गई। महरुन्निसा बेहोश थी। वो उसके करीब पड़ी कुर्सी पर आ बैठे। ज़ेरे लब कुछ दुआएं पढ़ते रहे और आंखें बंद किए रहे। मंसूर, कुछ देर बाद उन्होंने मंसूर को पुकारा। जी। मंसूर कुछ हैरान सा उनके पास चला आया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, तुम अपनी बहन के करीब बैठ जाओ। मंसूर कुछ कहे बिना महर के बेड पर बैठ गया। फैज़, किसी को अंदर मत आने देना, तुम बाहर चले जाओ, बुजुर्ग ने ड्राइवर से कहा। और इसके बाद कहने लगे, महरुन्निसा की उंगली में पड़ी अंगूठी को निकाल फेंको। मंसूर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा कि ये बुजुर्ग कौन है और कैसे सब मामला जानते हैं। वो कहने लगे, इस फसाद की सारी जड़ वो अंगूठी है। वो शैतान इसी अंगूठी की मदद से महरुन्निसा पर हावी हुआ है। उस बुजुर्ग यानी अब्दुल्ला की नजरें मुस्तकिल जमीन पर थीं। मंसूर ने बेहोश पड़ी महरुन्निसा का बायां हाथ उठाकर देखा तो उसमें एक अंगूठी जगमगा रही थी। महरुन्निसा का हाथ बर्फ की मानंद सर्द था। मंसूर ने जैसे ही अंगूठी को छुआ वो सर से पांव तक लरस गया। बेसाख्ता उसने हाथ पीछे कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 1000 वोल्टेज का करंट उसे लगा हो। बिस्मिल्लाह से काम शुरू करते हैं मंसूर, बुजुर्ग ने बावाज़े बुलंद उसे मुलायमत से पुकार कर कहा। शर्मिंदा से मंसूर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा महरुन्निसा का हाथ थाम लिया और अंगूठी आराम से उतर गई। यकायक कमरे का टेम्परेचर घटना शुरू हो गया। हवा ना होने के बावजूद मंसूर हवाओं का शोर और ठंड महसूस कर रहा था। उस बुजुर्ग अब्दुल्ला ने अंगूठी सीधे हाथ में थाम ली। वो मुस्तकिल कुछ पड़े जा रहे थे। मंसूर का वजूद सर्दी से कांप रहा था। उसने महरुन्निसा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो मुस्तकिल गनुदगी में थी। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अचानक ही फिजा में आवाज उभरी, गलती हुई मुझसे, मैं इंसानी जिस्म में कैद हो गया था और जख्मी हुआ तो इस लड़की के घर चला आया। ये लड़की मुझे देखने में पहली ही नजर में अच्छी लगी और मैं इस लड़की पर मर मिटा। आवाज में तकलीफ थी। इस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई। एहसान फरमाश, तूने हमारी हमदर्दी का ये सिला दिया कि इस नेक लड़की का तलबगार बन बैठा। उस बुजुर्ग अब्दुल्ला की आवाज में शदीद गुस्सा था। दोबारा आवाज आई, मैं वादा करता हूँ मैं दूर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मंसूर पहचान गया ये आवाज तो उसी फकीर की थी। नहीं, अब तेरा इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं, तुझे वहां लौटना होगा जहां से तेरा सफर शुरू हुआ था। उस बुजुर्ग अब्दुल्ला की आवाज गूंजती रही। मुझे माफ कर दो, मैं इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वादा करता हूँ इंसानों से दूर रहूंगा। आवाज में खौफ था और मिन्नत समाजत थी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। यह कहकर उस बुजुर्ग अब्दुल्ला ने दोबारा कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मंसूर खौफ के आलम में ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद अब्दुल्ला ने आंखें खोली और मुस्कुराकर मंसूर को देखा। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सब खत्म हो गया मंसूर, अब बेहतर हो गया। आपका शुक्रिया। मंसूर बेसाख्ता रो पड़ा। मेरा नहीं, रब का शुक्र अदा करो, मुझे हुक्म हुआ तो मैं चला आया। अब्दुल्ला ने मंसूर का हाथ थपथपाते हुए कहा, खैरात करना उसके नाम पर जो मुश्किल से आसानियों में लाने वाला है। मैं चलता हूँ। मगर ये सब क्या था बुजुर्गवार, ये कौन था? मंसूर ने जहन में मचलने वाले सवालात जबान से अदा करते हुए पूछा। वो इंसान नहीं था, एक जिन था।
एक सरकश जिन जिसे सजा के तौर पर माजूर इंसानी जिस्म में कैद किया गया था। बस अब कुछ और मत पूछना। अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर अब्दुल्ला बुजुर्ग कमरे का दरवाज़ा खोलकर निकल गए। बाहर निकलते ही अब्दुल्ला को देखकर फैज़, उज़्मा तेज़ी से अंदर आ गए। सबके चेहरों पर सवाल थे, जबकि मंसूर मुस्कुरा रहा था। खुदा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। फैज़ तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मंसूर ने गर्मजोशी से ड्राइवर फैज़ को गले से लगा लिया। ये तुम्हें कहाँ मिले थे? फैज़ ड्राइवर ने बताया कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो ये मेरे साथ बैठे थे और इन्होंने खुद ही मुझसे बात करके यहाँ लाने का कहा था। फैज़ ने हैरानी से बताया, मगर साहब हुआ क्या? क्या महरो बीबी ठीक हो गई हैं? और ये फ़कीर कौन था? हाँ मंसूर, तुम भी बताओ कि क्या हुआ। मंसूर ने उन्हें बताया कि वो फ़कीर इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जिन था, जिसे सज़ा के तौर पर एक माजूर इंसानी जिस्म में कैद किया गया था। वो इंसान हरगिज़ नहीं था। उसने हमारी महरुन निसा को अपने जादू के असर से कैद कर लिया था, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो क्या महरो ठीक हो गई है? उज़्मा ने पूछा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। मंसूर ने भी आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार किया। या अल्लाह तेरा शुक्र। सब ने शुक्र अदा किया। अब हम अपनी पुरानी महरुन निसा को घर लेकर जाएंगे। मंसूर के लहजे में भरपूर सुकून और इत्मीनान था। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।